हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्या बैंक से लोन मिल सकता है, तो वही हमारा आज का टॉपिक है। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर टारगेटिंग जैब नवंबर 2025, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंस यू हैव अ लेस टाइम, तो उस कम टाइम में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस। यस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन सर्व बोथ प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन्स, कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो बैंक से। और कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है? मान लीजिए आपने होम लोन लिया है बैंक से 20 लाख का, ठीक है। तो 20 लाख का जो लोन लिया है, वहां पे तो आपने अपनी प्रॉपर्टी दी है कोलैटरल में, पर उसके साथ बैंक को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि अमाउंट कम पड़ रहा है। तो आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हो बैंक को, अपनी प्रॉपर्टी जो आपने गिरवी रखवाई है उसके साथ। तो वो होगी आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी, आप लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट भी डायरेक्ट लोन बैंक से ले सकते हैं। तो बोरोवर टिपिकली एक्वायर लाइफ इंश्योरेंस फॉर टू मेन रीजन। क्यों लेते हैं बोरोवर लाइफ इंश्योरेंस? एक तो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है डिपेंडेंट्स को, जो उनकी फैमिली है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है वो अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। सो दैट इज द मेन रीजन कि कोई भी बोरोवर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, सर्विंग एज अ फॉर्म ऑफ सेविंग। तो ये एक तरीके से सेविंग ही है आपकी। तो आपको बेनिफिट भी मिल जाता है इनकम टैक्स डिडक्शन में। फॉर्म 81 आप फिल करते हो, प्रीमियम्स वगैरह आपके जा रहे हैं, तो आपको इसके अगेंस्ट जो है बेनिफिट भी मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो एक तरीके की सेविंग हो जाती है। जैसे बाकी स्कीम्स है ना आपकी, बाकी स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आप पीपीएफ ओपन करते हो, तो उसी तरीके से एलआईसी की अगर आप पॉलिसी लेते हो तो उसको भी आप, उसके अगेंस्ट भी आप इनकम टैक्स डिडक्शन के बेनिफिट्स ले सकते हो। तो दो रीजन से, फाइनेंशियल सपोर्ट और एज अ फॉर्म ऑफ सेविंग, एंड कैन सर्व बोथ प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन, राइट। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या है, देखो। अब जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं ना, ऑलरेडी उन्होंने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो किए होते हैं जब भी कोई पर्सन पॉलिसी लेता है। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सब कुछ मांगा होता है। तो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी जैसे आपकी एलआईसी होगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, तो फिर बैंक को क्या होती है, एक सिक्योरिटी होती है कि ठीक है, कि ये इन ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो किए, तो बैंक को इतना ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है अगर कोई अपना लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है। सिंपल फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर असाइनिंग द पॉलिसी टू बैंकर, जहाँ पे क्लियर टाइटल होता है। तो यहाँ पे असाइनमेंट आप करते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, बैंक को असाइन कर रहे हो अपनी पॉलिसी, सो दैट यू आर गेटिंग द लोन। यहाँ पे अगर आपकी सरेंडर वैल्यू हायर होगी विद लॉन्गर पॉलिसी ड्यूरेशन, तो वो एडिशनल सिक्योरिटी हो जाती है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 10 लाख की, ठीक है, तो आप जो है ना कॉन्टिन्यूसली 10 ईयर से क्या कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, तो उसकी सरेंडर वैल्यू हाई होगी, ठीक है। तो वो ज्यादा एडिशनल सिक्योरिटी हो जाती है एक बैंक के लिए। सरेंडर वैल्यू ये होती है कि मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस ली थी, 20 लाख का कवर है इसका, तो वो आपने ली थी, ठीक है। अब ये इस वैल्यू पे आपको बैंक लोन नहीं देगा 20 लाख के ऊपर। किस पे लोन देगा? मान लीजिए अब 5 साल, 5-6 साल तक आपने प्रीमियम लगातार पे किया, अब लगता है आपने अपने घर की रेनोवेशन करानी है, तो आपको कुछ अमाउंट चाहिए, तो आप सोच रहे हो आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट ना लोन ले सको। तो उस टाइम पे जो सरेंडर वैल्यू, मान लीजिए 6 ईयर के बाद आपने डिसाइड किया कि आपने इस पॉलिसी के अगेंस्ट बैंक से लोन लेना है, तो जो उस टाइम पे जो वैल्यू होगी, मान लीजिए अब इसकी वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, तो 5 लाख के अगेंस्ट बैंक आपसे लोन देगा 80 to 90% के केस में। और इजी लिक्विडेशन होती है डेट की फ्रॉम पॉलिसी प्रोसीड्स इन द इवेंट ऑफ बोरोवर डेथ। अगर बोरोवर की डेथ हो जाती है, तो जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो बैंक उससे अमाउंट रिकवर करके जो भी अमाउंट बचेगा ना, उसके डिपेंडेंट को आगे दे देगा। इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रू सरेंडरिंग द पॉलिसी टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी आप कर सकते हो, आप सरेंडर कर रहे हो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी को, आपने ऑथोराइज किया, आपने पॉलिसी ली इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करेगी, वहां पे मेंशन कर देगी कि आप असाइन कर रहे हो बैंक को आगे। तो टेंजिबल सिक्योरिटी है ये, जो विच इज हेल्ड बाय द बैंक, रिक्वायरिंग ओनली रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टू मेंटेन। सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें होती है कि आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ टेंजिबल सिक्योरिटी जो बैंक के पास रहती है।
ओके। तो डिसएडवांटेजेस क्या होती है, रिस्क ऑफ पॉलिसी लैप्स होता है। अगर आप टाइम से प्रीमियम पेमेंट नहीं करते हो, इरेगुलर प्रीमियम पेमेंट करते हो, तो पॉलिसी क्या हो सकती है, लैप्स हो सकती है, और बैंक के लिए फिर खतरा कि बैंक को अपना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एनी मिस रिप्रेजेंटेशन और नॉन डिस्क्लोजर बाय द पॉलिसी होल्डर, अगर पॉलिसी होल्डर ने कुछ गलत बताया, अपनी मेडिकल हिस्ट्री गलत बताई है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है, तो वो भी खतरा है बैंक को। ठीक है। तो प्रपोजर मस्ट हैव इंश्योर इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ एश्योर्ड और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द वॉइड। तो जो प्रपोजर है इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए लाइफ ऑफ द एश्योर्ड, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है आपका, वॉइड हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप अपने फ्रेंड के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, उसके नाम पे नहीं ले सकते हो। आप अपनी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। पॉलिसी में एक स्पेशल क्लॉज होता है जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंश्योरेंस की लायबिलिटी, पोटेंशियली लिमिटिंग द कवरेज प्रोवाइडेड। तो पॉलिसीज में कोई स्पेशल क्लॉज लिखा हो कि अगर ये कंडीशन हो जाती है तो फिर अमाउंट नहीं मिलेगा, तो वहां पे भी क्या है, बैंक को ये भी डाउट हो सकता है कि उनका अमाउंट आएगा कि नहीं। जब आप पॉलिसी एक्सेप्ट करते हो अंडर अ मैरिज वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट, तो बैंकर्स को ये इंश्योर करना है कि जो ऑल पार्टीज है, वाइफ है, डिपेंडेंट्स, बच्चे हैं, तो वो साइन करे बैंक का असाइनमेंट फॉर्म द टू वैलिडेट द कोलैटरल, कि उसको वैलिडेट करना है, तो फिर सबके सिग्नेचर यहाँ पे लगेंगे। डुप्लीकेट पॉलिसी इशू क्या करती है, एक रिस्क ऑफ मिस यूज प्रेजेंट कर सकती है अगर आप डुप्लीकेट पॉलिसी इशू कराते हो। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहती है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करते हो। बैंकर अगर लोन प्रोवाइड करे तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एंड पॉइंट क्या कंसीडर करने चाहिए, पॉलिसी एक्टिव है, प्रीमियम जो है अप टू डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पॉलिसी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है और साइंड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है। कंफर्म करना है कि जो पॉलिसी है डज नॉट कंटेन एनी रिस्ट्रिक्टिव और ओनर क्लॉज, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज ना हो उसमें कि बाद में पेमेंट रिकवर करने में प्रॉब्लम आए। इंश्योरेंस कंपनी को एक्नॉलेज करना और एडमिट करना है एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर, एज क्या है पॉलिसी होल्डर की, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। असाइनमेंट, जो पॉलिसी होते हैं ना शुड बी असाइंड इन द फेवर ऑफ बैंक, तो यहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट हो रहा है आपका। ठीक है। तो आप पॉलिसी डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, और इंश्योर कर सकते हो कि सिर्फ ऑथोराइज पर्सनली हैंडल करे उस असाइनमेंट को, कि आपने साइन कर दिए। मान लीजिए रमेश ने लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन लेना था, तो रमेश के सिग्नेचर होने चाहिए प्रॉपरली कि वो ऑथोराइज कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है वो। ठीक है। प्रीमियम पेमेंट, कंटिन्यू पेइंग द प्रीमियम रेगुलरली थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द एडवांसेस टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन, आपको प्रीमियम पेमेंट कंटिन्यूसली करनी है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और पॉलिसी कौन कौन सी कंसीडर नहीं होगी, जो चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए ली है, किसी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने पॉलिसी ली थी, तो वो उसके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलेगा। और कोई एस्टेट ड्यूटी वगैरह प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स पे करने थे, उसके लिए लिया आपने, तो भी आपको इस पे लोन नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी, बच्चे के बेनिफिट के लिए मैरिज वगैरह के लिए ली हुई है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको लोन नहीं मिलता है। पॉलिसीज विद नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट, अगर आपने अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी ली है तो फिर उसके अगेंस्ट भी आपको लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्टीमेटली हक उसमें उन्हीं का ही है। तो बैंक लेंड करते हैं अगेंस्ट द लाइफ पॉलिसी बेस्ड ऑन द सरेंडर वैल्यू, जो हमने डिस्कस किया कि सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट ही लेंड करेंगे। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, टाइम इज द, एट एनी टाइम इज द अमाउंट जहां पे इंश्योरेंस कंपनी विल पे इफ द पॉलिसी सरेंडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि चाहे आप कितने 10 सालों के लिए पॉलिसी ली है, 20 सालों के लिए ली है, बट उस टाइम पे जब आप अमाउंट बता रहे हो ना कि 5 साल के बाद आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो वो जो वैल्यू होगी उस टाइम की, उसके अगेंस्ट ही आपको लोन मिलेगा, और इसी को सरेंडर वैल्यू बोला जाता है। ओके। तो इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज आर ब्रॉट फॉर वेरियस बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच बेनिफिट। तो कौन सा बेनिफिट नहीं आपको यहाँ पे लग रहा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यस इट, ऑप्शन डी की एक्ट एज अ मेथड ऑफ टैक्स इवेजन, तो ये तो हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। एडवांस इज जनरली नॉट प्रोवाइडेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी ड्यू टू नेचर ऑफ क्लॉज अटैच्ड विद देम, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट या स्टेट ड्यूटी, चिल्ड्रन डेफर्ड, तो ये तो सब हमने पढ़ा कि इनके अगेंस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ऑल ऑफ अबव विल बी द राइट आंसर। सो नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द मास्टर कोर्स। सिंस जैब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है स्टार्ट, तो इट इज हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज जैसे एग्जाम का पैटर्न हम अंडरस्टैंड करें, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, तो इट इज अ नीड ऑफ एन आर की टाइमली प्रिपरेशन हो। सो फॉर दैट कि आपको क्या करना है, कोर्सेज पे जाके जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैब कोर्सेज पे जब आप जाएंगे तो यू कैन सी कि जो आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको मिल रहा है, जहां पे इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर कराया जाता है, एंड दिस ऑफर हैज एक्सटेंडेड
तो ये ऑफर एक्सटेंड हो चुका है 17 अगस्त तक। तो आप कूपन कोड यूज करेंगे इंडियन 76 टू गेट अ फ्लैट 76% ऑफ। एंड आप यहाँ पे जाइए, हाउ यू कैन गो देयर। तो आपको यहाँ पे जाना है, आप देखेंगे कंप्लीट मास्टर कोर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट और ब्रोशर में बाकी डिटेल्स आपको मिल सकती है। कूपन कोड इंडिया 76 यू विल यूज टू गेट दिस डिस्काउंट, राइट। तो और कोई अगर डाउट है आपको, एनी अदर क्वेरी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये वेबसाइट का एड्रेस है www.edutap.co.in। थैंक यू सो मच।